Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to second year class of biology. My name is हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक. आप सबको सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की क्लास में वेलकम किया जाता है. हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस के नेम से रिलेटेड है इसको स्टार्ट करेंगे. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस का. डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 से पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ होमियोस्टेसिस. इसमें सबसे पहले हम होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन देखेंगे. होमियोस्टेसिस इज़ डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ टर्म्ड एज होमियोस्टेसिस. अब इसमें हम इन दोनों एनवायरनमेंट्स को पहले डिस्क्राइब करेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है. देखें, किसी भी सेल की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स हैं उनको कहा जाएगा आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. इसमें चेंजेस का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है. इसमें पानी की अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी बदलती रहती है. इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, पीएच चेंज होती रहती है. यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को भी कंपेल करता है कि वो भी ख़ुद को अपने मुताबिक चेंज करे. जैसे गर्मी अगर होगी तो हमारी बॉडी को भी गर्मी महसूस होगी, सर्दी होगी तो हमारी बॉडी को भी सर्दी महसूस होगी. इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है. मगर इंटरनल एनवायरनमेंट ने क्या करना है? अब इंटरनल एनवायरनमेंट है क्या? किसी सेल के अंदर की सराउंडिंग, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर की सराउंडिंग. इंटरनल एनवायरनमेंट ने खुद को बचाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस से. हम यहाँ पर ये तो नहीं कहते कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने से इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा. हम ये कहेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को मिनिमाइज़ रखेगा. इंटरनल एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होंगे वो विद इन नैरो लिमिट होंगे, विद इन नैरो रेंज होंगे. तो अब ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट क्या बनेगी? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होमियोस्टेसिस. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. अब इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन रहता है. अब इसमें हम ये नहीं कहते कि बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है 30 से, एवरेज 37 बनेगा. 37 पे फिक्स नहीं रहता. वो 37 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 37 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है. वो 36 से 38 डिग्री के बिटवीन रहेगा. तो ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है. इसी तरह जो ब्लड की पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बिटवीन रहेगी. अब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये एग्जैक्टली 7.4 ही रहेगी, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम हो सकती है. मगर देखें, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का चेंज होता है तो इंटरनल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का चेंज इस लिमिट के अंदर रहेगा, विद इन नैरो लिमिट रहेगा, विद इन लिमिटेड रेंज रहेगा. इसी तरह जो ब्लड की पीएच है, ब्लड प्लाज्मा की पीएच है, वो भी विद इन नैरो रेंज रहेगी, विद इन लिमिटेड रेंज रहेगी. इसी तरह बॉडी के और बहुत सारे फीचर हैं जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट को विद इन नैरो रेंज, विद इन लिमिटेड रेंज रखने की एबिलिटी को कहा जाता है होमियोस्टेसिस. तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है. अब यहाँ पे जो दो बातें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है. और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की कोशिश करता है. मगर इंटरनल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस जो हैं वो विद इन नैरो रेंज रखे जाते हैं, विद इन लिमिटेड रेंज रखे जाते हैं. और इस एबिलिटी को बॉडी की कहते हैं होमियोस्टेसिस. यहाँ से हम दो और टर्म्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. एक उसमें डिजीज़ है और दूसरा हेल्थ है. जैसे हेल्थ किसको कहेंगे? अब देखें, अगर होमियोस्टेसिस मेंटेन्ड है, होमियोस्टेसिस में जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट के चेंजेस को डिस्टर्ब करने में कामयाब नहीं हो रहे,
तो इसका मतलब है वो पर्सन हेल्दी है, नॉर्मल हेल्थ मेंटेन्ड है। तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल होम्योस्टेसिस इज़ नोन एज नॉर्मल हेल्थ। और इसी तरह डिजीज़ क्या होगी, एनी डिस्टर्बेंस, एनी डिफेक्ट इन होम्योस्टेसिस विल लीड टू डिजीज़। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 36 और 38 की रेंज से ऊपर चला जाए, हाइपरथर्मिया, नीचे चला जाए हाइपोथर्मिया, तो डिफेक्ट और डिसऑर्डर इन होम्योस्टेसिस को कहा जाएगा डिजीज़, इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, होम्योस्टेसिस के 3 मेन पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है इसका ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा पैरामीटर है थर्मोरेगुलेशन और तीसरा पैरामीटर है एक्सक्रीशन। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी, वो एबिलिटी जिसके ज़रिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में पानी की मिकदार को मेंटेन करता है, यानी जितना पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी ना हो पानी, उससे कम भी ना हो पानी। और इसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं, आयंस हैं, सॉल्यूट्स हैं, वो भी ज़रूरत के मुताबिक जो उनकी रेंज है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन, कैल्शियम, इनकी नॉर्मल रिक्वायर्ड क्वांटिटी बॉडी में रिक्वायर्ड से कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। जैसे मसलन देखें, कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं टेटनी, यानी कैल्शियम कम होगा तो भी डिजीज़ हो जाएगी टेटनी। कैल्शियम ज़्यादा होगा तो किडनी स्टोन बन सकते हैं। तो इसी तरह बाकी भी हैं, हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया। तो होम्योस्टेसिस का वो पार्ट जिसमें वाटर को, आयंस को, मिनरल्स को, सॉल्यूट्स को बॉडी में मेंटेन रखा जाए, इस एबिलिटी को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। होम्योस्टेसिस का पहला पैरामीटर ऑस्मोरेगुलेशन हो गया। दूसरा पैरामीटर है थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज, विद इन टॉलरेबल रेंज, विद इन लिमिटेड रेंज, इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। टेम्परेचर को मेंटेन रखने की एबिलिटी को थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तीसरा पैरामीटर है इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या वेस्ट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का या वेस्ट मेटाबोलाइट्स का एलिमिनेट हो जाना, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसमें पर्टिकुलरली हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो कि मेनली 3 किस्म के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब यहाँ पर एक बात अच्छी तरह याद रख लें, क्योंकि मेनली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब देखें, बॉडी में जब हम अमाइन प्रोटीन्स को खाते हैं, वो टूट कर अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट होकर बनाते हैं अमाइनो ग्रुप्स, जो कि अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, वही यूरिया में चेंज हो जाते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड भी हो सकता है। इसके अलावा भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, मगर वो प्राइमरी नहीं होते, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं होते, ज़्यादा क्वांटिटी में इन तीनों में से कोई होता है। इसके अलावा भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जैसे मसलन ग्लूकोज के या और किसी न्यूट्रिएंट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसके अलावा जैसे ओल्ड आरबीसीज के टूटने से जो बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उनका बॉडी में रहना बॉडी के लिए नुकसानदेह। तो वेस्ट मेटाबोलाइट वो चीज़ होती है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हो और जिसका एक लिमिटेड क्वांटिटी से बॉडी में बढ़ जाना बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। तो इस तरह के किसी भी वेस्ट मेटाबोलाइट को बॉडी से निकालने की सलाहियत को एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, ये भी एक्सक्रीशन है। इसी तरह फीसिस के लॉन्ग बाइल पिगमेंट्स का एलिमिनेट होना, ये भी एक्सक्रीशन है। यूरिन में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड का एलिमिनेट होना, ये भी एक्सक्रीशन। फिर हम क्यों कहते हैं पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट? क्योंकि ये बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इनका बॉडी में रहना बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। इसलिए हम कहते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स का पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको कहा जाएगा एक्सक्रीशन। तो इस तरह होम्योस्टेसिस के ये 3 पैरामीटर्स थे, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन रखने को ऑस्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर को विद इन टॉलरेबल रेंज मेंटेन करने को थर्मोरेगुलेशन, और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट पर्टिकुलरली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस होम्योस्टेसिस इज मेंटेन। ये होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन की जाती है, इसको मेंटेन करने का क्या तरीकाकार है? तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। अब ये क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म? एक ऐसा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम जो खुद को खुद ही कंट्रोल करता है, विच इज़ इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट, बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इसको हम कहते हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक
कंट्रोल के 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर, दूसरा कंपोनेंट है इसका कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं आप इसको, तीसरा कंपोनेंट है इसका इफेक्टर। तो फीडबैक मैकेनिज्म या कंट्रोल के 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें रिसेप्टर है, कंट्रोल सिस्टम है और थर्ड नंबर पर इफेक्टर है। अब वन बाय वन इनको हम देखते हैं। रिसेप्टर हर उस सेल को या ऑर्गन को बॉडी के बोलते हैं जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करने की, डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। स्टिमुलस जिसका प्लूरल स्टिमुलाई होता है, ये क्या होता है? एनी डिटेक्टेबल चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आने वाले किसी भी चेंज को जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर सकता है। जैसे मसलन सर्दी गर्मी टेम्परेचर का चेंज होता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो टेम्परेचर की वेरिएशन हमारे लिए स्टिमुलस है। लाइट कम ज़्यादा होती है, कलर्स में चेंजेस आते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टिमुलस है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। कुछ स्टिमुलाई बॉडी के अंदर भी पैदा होते हैं, जैसे बॉडी में पानी कम हो तो बॉडी उसको डिटेक्ट कर सकती है, ग्लूकोज कम हो, ग्लूकोज ज़्यादा हो, कोई सॉल्ट कम हो, कोई सॉल्ट ज़्यादा हो। तो इस तरह स्टिमुलस इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। वो कंपोनेंट बॉडी का जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। जैसे हमारी स्किन पे थर्मो रिसेप्टर हैं जो टेम्परेचर के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। हमारी आइज़ हैं फोटो रिसेप्टर, लाइट की वेरिएशन को डिटेक्ट करते हैं। हमारी ईयर्स में मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो कि आवाज़ के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो ग्लूकोज की अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं, जो पानी के लेवल को डिटेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारी टंग के ऊपर रिसेप्टर है जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करे, रिसीव करे, इन्हें बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर सिग्नल सेंड करते हैं टू द कंट्रोल सिस्टम। अब वो कंट्रोल सिस्टम देखता है कि कैसा स्टिमुलस है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो सिग्नल सेंड करता है इफेक्टर को। अब इफेक्टर क्या होते हैं? दोज ऑर्गन्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्स अपीयर हो। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? देखें, एक्टिविटी परफॉर्म बाय द इफेक्टर इज नोन एज रिस्पॉन्स। जो भी एक्टिविटी इफेक्टर करेगा वो रिस्पॉन्स कहलाएगी। यूजुअली 2 इफेक्टर्स हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब देखिए, कोई भी मसल है कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा इससे कोई हरकत होगी, कोई मूवमेंट होगी। ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सिक्रीशन पैदा करके। जैसे आपको गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जब आप कोई डिलीशियस चीज़ के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है, तो ग्लैंड सिक्रीशन के ज़रिए रिस्पॉन्ड करते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर रिस्पॉन्ड करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन से मुराद यहाँ पर है मूवमेंट होती है। जैसे हार्ट को जब स्टिमुलस मिलता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। हार्ट की मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है क्योंकि उसमें हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इफेक्टर की जो भी एक्टिविटी होगी उसको बोला जाएगा रिस्पॉन्स, और इफेक्टर की एग्जांपल में आते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स आते हैं। अब ये फीडबैक में रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम, इफेक्टर 2 तरीक़ों से काम करते हैं जो कि बेसिकली फीडबैक की टाइप्स भी हैं। फीडबैक मैकेनिज़्म को 2 तरह से डिफाइन किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक उसको कहा जाएगा जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के इनवर्स हों, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हों। यानी अगर स्टिमुलस बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, जैसे अगर आपको गर्मी लग रही है, तो रिस्पॉन्स के नतीजे में बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जाए। यानी इस केस में क्या होगा कि स्टिमुलस यानी आउटसाइड हीट, एक्सटर्नल हीट आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रही है, तो स्टिमुलस बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। जब आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, उसमें इवेपोरेशन होगी, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, ठंडक पैदा होगी, उससे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। यानी स्टिमुलस बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, रिस्पॉन्स बॉडी टेम्परेचर को कम कर रहा है। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी रिसेप्टर और इफेक्टर जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं या जो चीज़ें डिटेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के उलट हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। तो इस तरह के फीडबैक को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। जैसे मसलन अगर आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा है तो बॉडी में पानी को कम किया जाएगा यूरिन में ज़्यादा पानी को एलिमिनेट करके। दूसरी तरफ अगर बॉडी में पानी कम है तो यूरिन में कम पानी को भेज के बॉडी में पानी को कंजर्व किया जाएगा।
तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के एंटागोनास्टिक होंगे, चाहे वो पानी को बॉडी में मेंटेन करना हो, चाहे टेम्परेचर को मेंटेन करना हो या और। तो मोस्टली जो फीडबैक बॉडी में काम करते हैं वो नेगेटिव फीडबैक के तौर पे काम करते हैं, जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एंटागोनास्टिक होते हैं, उलट होते हैं। दूसरी टाइप फीडबैक की है पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के साइनर्जिस्टिक काम करते हैं। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को रीइंफोर्स करते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ़ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रीइंफोर्स ईच अदर और विल एक्ट साइनर्जिस्टिक टू ईच अदर, तो हम इसको नाम देंगे पॉजिटिव फीडबैक का नाम देंगे। ज़्यादातर बॉडी में फीडबैक नेगेटिव होते हैं, चंद एक फीडबैक्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल में चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल ले सकते हैं। चाइल्ड बर्थ में जो हार्मोन्स का रिलेशनशिप है आपस में, वो पॉजिटिव फीडबैक है। और इसी तरह मिल्क इजेक्शन को पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल में ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत कम हैं ऐसी चीज़ें जो बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे काम करती हैं। मोस्टली फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के तौर पे काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस की, उसमें पहले नंबर पर ये 4 डेफिनेशंस हैं: होमियोस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद फीडबैक, उसके कंपोनेंट्स और उनकी टाइप, नेगेटिव, पॉजिटिव फीडबैक। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉनिसिटी और इसकी टाइप्स और उनके इफ़ेक्ट्स प्लांट और एनिमल सेल्स पर। तो सबसे पहली टर्म जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो है टॉनिसिटी। टॉनिसिटी कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब है कि टॉनिसिटी किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सोल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाने वाली सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कहते हैं। अब ये वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है विच इज़ रिलेटिव टू समथिंग एल्स। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर है इसको आप किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। देखें, एक सेल एक एनवायरनमेंट में प्लेस्ड है, अगर उस एनवायरनमेंट को हम सेल के साइटोप्लाज्म से कंपेयर करते हैं तो एनवायरनमेंट में जो सोल्यूट की मिकदार पाई जाएगी वो टॉनिसिटी बन जाएगी। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो टॉनिसिटी हाई हो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हो टॉनिसिटी, या उससे लो हो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, या उतनी ही हो, सेम हो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है टॉनिसिटी के एतबार से एनवायरनमेंट 3 किस्म का हो सकता है। हाइपर टॉनिक, हाइपर का मतलब वैसे ही ज़्यादा होता है। हाइपोटॉनिक, जिसका मतलब हाइपो का मतलब कम होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं ज़्यादा। हाइपोटॉनिक, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम। आइसो का मीनिंग सेम। इफ़ द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ हाई, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उससे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो फिर इसको हम नाम देंगे हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट का, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन का। नंबर 2 पर आते हैं। इफ़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ लो, यानी जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं अगर उससे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो फिर आप इसको नाम देंगे कि ये हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है या हाइपोटॉनिक एनवायरनमेंट है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम हो, उतनी ही हो जितनी एनवायरनमेंट में है, तो फिर हम इसको नाम देंगे आइसोटॉनिक सॉल्यूशन का। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा जो है, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है 0.9%। अब अगर कोई हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें मसलन हम कहते हैं कि एक हमारे पास एनवायरनमेंट है जो कि 10% सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो 10% सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है 0.9 से। इसका मतलब है ये 10% सॉल्ट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वाला एनवायरनमेंट ब्लड प्लाज्मा के लिए हाइपरटॉनिक होगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन 0.01% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन है,
तो 0.01 जो है वो 0.9 से बहुत कम है, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड प्लाज्मा। और अगर हमारे पास 0.9% NaCl या सॉल्ट सोल्यूशन है, जो कि नॉर्मल सेलाइन के तौर पर ये ड्रिप में भी यूज़ किया जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए या ब्लड प्लाज्मा के क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। तो 3 तरह के एनवायरनमेंट या सोल्यूशन हो सकते हैं। हाइपरटोनिक, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली हाई हो, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। हाइपोटोनिक, जिसमें रिलेटिवली सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। आइसोटोनिक, जिसमें रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सेम हो उस एनवायरनमेंट में जिसमें आप कंपेयर कर रहे हैं। अब एक सेल, प्लांट या एनिमल का सेल हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस चीज़ को हम यहाँ डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। मगर इससे पहले हम एक टर्म को डिफाइन करेंगे, वो है ऑस्मोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस के बारे में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि 3 चीज़ें ऑस्मोसिस की कंडीशन है। नंबर 1, पहली कंडीशन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। किसी भी और चीज़ की मूवमेंट को ऑस्मोसिस नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहा जाएगा। तो नंबर 1 पहली कंडीशन इसकी है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, डायरेक्शन। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरटोनिक वो होता है जहाँ सोल्यूट ज़्यादा हो, हाइपोटोनिक वो होता है जहाँ सोल्यूट कम हो। यानी जहाँ सोल्यूट ज़्यादा हो वहाँ से पानी किधर जाएगा, जहाँ सोल्यूट कम है। टू दी एनवायरनमेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल, तो ये इसकी तीसरी कंडीशन है कि पानी के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहे हो। यानी पानी के मॉलिक्यूल मूव करें, हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक मूव करें और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करें, तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, ऑस्मोसिस का। इस तस्वीर, पहली तस्वीर में डायग्राम नंबर 1 में हमने ये लिखा है कि इसका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। अब एनवायरनमेंट से मुराद ये वाला पार्ट है जो कि सेल्स के आउटसाइड है, और ये डायग्राम में हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ये प्लांट सेल की ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो सेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें ये होगा, हम इस डेफिनेशन के मुताबिक भी ऑस्मोसिस की देखें, एनवायरनमेंट इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट है। अगर इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो डेफिनेटली इनसाइड हाइपोटोनिक होगा। तो इसमें क्या होगा जी, अगर इसका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो देयर विल बी नेट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सेल। इस सेल से क्या होगा, देयर विल बी नेट लॉस ऑफ वाटर। जब यहाँ पर नेट लॉस ऑफ वाटर होगा तो इसके नतीजे में ये सेल श्रिंक कर जाएगा, पानी इस सेल से बाहर आएगा। जब पानी इस सेल से बाहर आएगा तो इस सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल हम कहेंगे श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो अब याद रख लें, वेन एवर अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट देयर विल बी नेट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, और इस नेट लॉस ऑफ वाटर के नतीजे में सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। प्लांट सेल के केस में हम इस सेल को कहेंगे कि प्लांट का सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, और एनिमल सेल्स को जस्ट इतना ही कहेंगे कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गई है। अब इसी तरह अगर इस एनिमल सेल को हम प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, तो अब इसमें क्या होगा, देयर विल बी नेट गेन ऑफ वाटर। यहाँ पर नेट गेन ऑफ वाटर होगा, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर मूव करेंगे, और पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करने की वजह से, नेट गेन ऑफ वाटर की वजह से, प्लांट सेल होगा तो टर्जिड हो जाएगा और एनिमल सेल होगा तो बर्स्ट कर जाएगा। अब उसकी रीज़न क्या है कि एनिमल सेल बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा और एनिमल सेल बर्स्ट कर जाएगा। एंड व्हेन वी प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ आइसोटोनिक, तो इसमें जितने पानी के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे उतने ही अंदर आ जाएंगे। तो देयर इज़ नो नेट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। वाटर इनसाइड आउटसाइड मूव तो करेगा, मगर जितना पानी इनसाइड मूव करेगा उतना ही बाहर आ जाएगा, जितना आउटसाइड जाएगा उतना ही इनसाइड आ जाएगा। तो नेट गेन एंड लॉस जो होगा वो ज़ीरो होगा।
तो इसकी वजह से अगर प्लांट सेल हो जाएगा तो होगा तो फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड का मतलब है नरम सॉफ्ट हो जाएगा, और एनिमल सेल होगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो नॉर्मली जो एनिमल सेल्स हैं वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और नॉर्मली जो प्लांट सेल होते हैं वो मोस्टली टर्जिड स्टेट में रहते हैं। तो नॉर्मली एनिमल सेल कौन से एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि किस तरह एक प्लांट और एनिमल का सेल हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करता है। तो लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मेनली चंद चीज़ों को, 5 चीज़ों को देखा है। टॉनिसिटी के एतबार से ये 3 डेफिनेशंस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस का वो पैरामीटर जिसमें वाटर और सोल्यूट को मेंटेन किया जाए, इसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि प्लांट किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं या उसकी प्लांट में क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं जो वो प्लांट जो कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स को आप एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कह दें, हाइड्रोफाइट्स कह दें, एक ही बात है। इनकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज प्लांट्स विच आर लिविंग इन एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर विच आर कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन वाटर। ऐसे प्लांट जो मुकम्मल तौर पर पानी में धंसे हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं, या उनका कुछ हिस्सा पानी के बाहर या ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर होता है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हैं विच आर लिविंग इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, एक ये डेफिनेशन भी हो सकती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं विच आर कम्प्लीटली और पार्टली सबमर्ज इन वाटर, दे आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अपने एनवायरनमेंट से, दे हैव टू फेस फ्लडिंग ऑफ वाटर इनटू सेल। पानी मुसलसल ऑस्मोसिस के ज़रिए इनके सेल्स में दाखिल हो रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इनके सेल्स को अवेलेबल होता है। पानी कंटिन्यूसली इनके सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में दाखिल होता रहता है। अब इनकी क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, देयर एडेप्टेशंस आर टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। जो पानी उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको रिमूव करने की इनकी एडेप्टेशंस होनी चाहिए, और यानी ऐसी एडेप्टेशंस होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बॉडी से, प्लांट से, लीफ से बाहर निकाल सकें। सो देयर एडेप्टेशंस आर टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। अब उसके लिए क्या होता है, नंबर 1, इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, क्योंकि जितने लीव्स चौड़े होंगे, ब्रॉड होंगे, उतना उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया से ज़्यादा वाटर एस्केप कर सकते हैं इजीली, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सकती है। सेकेंड, दे हैव नो क्यूटिकल, या तो इनमें क्यूटिकल होती ही नहीं, अगर होगी भी तो वेरी थिन, क्योंकि क्यूटिकल की थिकनेस जितनी कम होगी या क्यूटिकल नहीं होगी, उतना ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, क्योंकि स्टोमेटा के भी ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर का प्रोसेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, और स्टोमेटा बोथ एपिडर्मिस में होंगे, अपर में भी और लोअर में भी। तो ये सारी अडेप्टेशन, ब्रॉड लीव्स का होना, लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होना, क्यूटिकल का एब्सेंट और वेरी थिन होना, या स्टोमेटा का इन बोथ एपिडर्मिस में और लार्ज नंबर में प्रेजेंट होना, ये सारी चीज़ें प्रमोट करती हैं एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर को। इसकी एग्जांपल में आते हैं वाटर लिलीज, हाइड्रोफाइट्स है, एक्वेटिक प्लांट में आता है। तो एक ग्रुप प्लांट का हो गया ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट में हाइड्रोफाइट्स का। इनके बिल्कुल ऑपोजिट कंट्रेरी ग्रुप होगा ज़ीरोफाइट्स का। ज़ीरिक का मतलब होता है ड्राई, ज़ीरिक कंडीशन मीन ड्राई कंडीशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राई कंडीशन जहाँ पे पानी बहुत कम होगा। तो डिफाइन इनको कैसे करेंगे, प्लांट्स लिविंग इन ड्राई कंडीशन और लिविंग इन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऐसे पौधे जो बहुत ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं या जहाँ पे पानी की शदीद कमी होती है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके सेल्स में पानी कम हो रहा है बिकॉज दे आर लिविंग इन ड्राई कंडीशन, सो देयर एडेप्टेशंस आर टू कंजर्व वाटर। जैसे हाइड्रोफाइट्स की एडेप्टेशन थी टू प्रमोट द एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पर एडेप्टेशन है टू कंजर्व वाटर, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो इसलिए इनके लीव्स कैसे होंगे, इनके थिक लीव्स होंगे। जितने थिक लीव्स होंगे उतना सरफेस एरिया उनका कम होगा। तो सरफेस एरिया कम होगा और थिक लीव्स होंगे, जिससे
वाटर को कंजर्व करने में हेल्प मिलेगी, मिनिमम ट्रांसपायरेशन होगी, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा। दे हैव थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल वैक्स की लेयर थिक होगी, इससे भी क्या होगा, वाटर की कंजर्वेशन होगी और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस मिनिमम होगा। लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा कम होंगे और वो भी होंगे जो वो किधर होंगे, लोअर एपिडर्मस के डिप्रेशंस में। इससे क्या होगा, मज़ीद जो स्टोमेटा से लॉस ऑफ वाटर हो सकता था वो कम से कम होगा। इनके जो स्टेम होते हैं उनको सक्यूलेंट्स कहा जाता है। सक्यूलेंट इसलिए बिकॉज इनमें पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, दे कैन स्टोर वाटर एंड दे कैन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इनके थिक फ्लैशी स्टेम होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, वाटर को भी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड भी बना सकते हैं। इनकी एग्जांपल में जो प्लांट आएगा वो कैक्टस, जितने डेजर्ट प्लांट्स हैं सारे आ सकते हैं, कैक्टस आप एग्जांपल ले लें। तो दो ग्रुप्स प्लांट के ये थे, एक दूसरे के ऑलमोस्ट के ऑपोजिट हैं, विच आर लिविंग इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर दे आर हाइड्रोफाइट्स एंड विच आर लिविंग इन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर दे आर जीरोफाइट्स। तीसरी जो इनका ग्रुप है वो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं जिनको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट के एतबार से प्लांट का तीसरा ग्रुप है मीजोफाइट्स का। जो हमारे इर्द गिर्द मोस्टली प्लांट पाए जाते हैं वो मीजोफाइट्स ही हैं। दो प्लांट्स विच लिव इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी अगर बारिशें हो जाती हैं तो इनको ज़्यादा पानी मिल जाता है, अदरवाइज़ इनको पानी की कमी फेस करना पड़ती है। ये दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, तो इसलिए इनकी अडेप्टेशंस भी इन बिटवीन हाइड्रोफाइट एंड जीरोफाइट। यानी इसकी हम एक एग्जांपल अगर ले लें कि इनमें इतने ज़्यादा स्टोमेटा भी नहीं होंगे इनके पत्तों में जितने हाइड्रोफाइट्स में होते हैं, इतने कम भी नहीं होंगे जितने जीरोफाइट, उनके इन बिटवीन नंबर होगा। और उसी तरह क्यूटिकल है, उतनी थिक भी नहीं होगी जितनी जीरोफाइट की, उतनी थिन या एब्सेंट भी नहीं होगी जैसे हाइड्रोफाइट्स की है। और इसकी एग्जांपल में हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाला कोई भी प्लांट आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रासिका, मैंगो एट्सेट्रा। तो टोटल ये हमारी बुक में 3 ग्रुप्स प्लांट के बताए हुए हैं ऑस्मोरेगुलेशन के एतबार से। हाइड्रोफाइट्स which live in abundant supply of water which are completely or partly submerged in water, xerophytes which live in dry condition या which face extreme shortage of water, and mesophyte which live in moderate supply of water. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स को ऑस्मोरेगुलेशन के एतबार से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है ऑस्मोकन्फर्मर्स और दूसरे हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स। अब देखें, ये दोनों टर्म्स बहुत बार बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी गई हैं, डिफाइन के तौर पर भी पूछी गई हैं और इवन कंपैरिजन के तौर पे, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड ऑस्मोकन्फर्मर, इस तरह भी पूछी गई हैं। तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्मोकन्फर्मर्स उन एनिमल्स को कहेंगे विच कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि ये ऑस्मोरेगुलेशन करेंगे ही नहीं अगर ये किसी मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जिस तरह मेरीन एनवायरनमेंट में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, इनकी बॉडी फ्लूइड्स में भी सॉल्ट ज़्यादा होंगे। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जिस तरह फ्रेश वाटर में पानी ज़्यादा होगा, इनके बॉडी फ्लूइड्स में भी पानी ज़्यादा होगा। ना ये एक्टिवली अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकालेंगे, ना सॉल्ट्स को बाहर निकालेंगे। जितना वाटर और सॉल्ट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट में होंगे, उतना ही वाटर एंड सॉल्ट्स इनसाइड एनवायरनमेंट में होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे दे कीप देयर बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक, इवन फॉर द मेरीन सॉल्टी वाटर, इवन फॉर द fresh water, all types of aquatic environment, they will keep their body fluids isotonic. They do not actively adjust internal osmotic condition. Osmotic condition यही होती है जिसमें पानी और सॉल्ट को मेंटेन किया जाए। एक्टिवली एडजस्ट ना करने का मतलब ये है कि ये किसी एटीपी को यूज़ करके, एनर्जी को एक्सपेंड करके अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऑस्मोकन्फर्मर्स वो एनिमल हैं जिनके बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक होते हैं टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, वेदर इट इज़ मेरीन एनवायरनमेंट और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। दे विल नॉट एक्टिवली एडजस्ट इंटरनल कंडीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एक्टिवली का मतलब है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इनकी एग्जाम्पल में आते हैं ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मोकन्फर्मर्स। और वर्टिब्रेट में से अगर एग्जाम्पल पूछें ऑस्मोकन्फर्मर की तो वो हैग फिशेस हैं, ये भी ऑस्मोकन्फर्मर्स हैं। दूसरा ग्रुप ऑस्मोरेगुलेटर्स का है जो बिल्कुल इसके उलट है। दे एक्टिवली रिमूव वाटर इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड कंजर्व सॉल्ट। यानी अगर ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि फ्रेश वाटर है, तो
तो पानी इनकी बॉडी में ज़्यादा होगा, इनको एक्टिवली पानी को अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा, और सॉल्ट इनकी बॉडी में कम हो रहे होंगे, उन्हें कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये एक्टिवली वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में और सॉल्ट्स को कंजर्व करते हैं। इसी तरह दे एक्टिवली रिमूव सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, जो कि मेरीन एनवायरनमेंट होता है, और इधर ये वाटर को कंजर्व करते हैं। यानी यहाँ पर क्लियर है कि जो ऑस्मोरेगुलेटर्स वो एनिमल होंगे जिनके बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन से नोटिसेबली डिफरेंट होगी। जैसे फ्रेश वाटर में बाहर पानी ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं कि इनकी बॉडी में भी पानी ज़्यादा ही हो, इनकी बॉडी में पानी कम होगा। ये इसको कम कैसे करेंगे? एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब क्या है? विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसी तरह अगर मेरीन वाटर में सॉल्ट ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि इनकी बॉडी में भी सॉल्ट ज़्यादा, ये एक्टिवली अपनी बॉडी में सॉल्ट्स की मिकदार को कम रखेंगे। और एक्टिवली का से मुराद क्या? अगेन बाय यूजिंग एनर्जी, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो ऑस्मोरेगुलेटर वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी फ्लूइड में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट से डिफरेंट होती है। ऑस्मो कन्फर्मर वो होते हैं जिनके आउटसाइड और इनसाइड एनवायरनमेंट में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? ऑस्मो कन्फर्मर एक्टिवली ऑस्मोटिक कंडीशन को एडजस्ट नहीं करते, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर एक्टिवली इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन को एडजस्ट करते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं हैग फिशेस को छोड़ के के सारे ही ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने जो डिस्कस किए हैं वो दो मेन चीज़ें थी इस लेक्चर में, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, और उसमें ये दो टर्म्स जो कि ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, डेफिनेशन के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपैरिजन के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।